हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टोरी टेलिंग में। अगर आप डरने और रोमांच महसूस करने के लिए तैयार हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज रात के सबसे भयानक सफर को। आंखें खुली रखिएगा। गोरखपुर से मुंबई डरावनी रेल यात्रा भाग 1 शुरुआती सस्पेंस। अध्याय 1 दबी हुई गूंज। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर रात के 11:30 बजे थे। घने कोहरे ने पूरे प्लेटफॉर्म को अपनी आगोश में ले लिया था, जिससे दूर की लाइटें भी धुंधली लग रही थीं। स्टेशन पर अजीब सी खामोशी थी, जो इक्का दुक्का यात्रियों की फुसफुसाहट और दूर कहीं कुत्ते के रोने की आवाज से टूट रही थी। अविनाश, जो अपने गांव से मुंबई में एक नई नौकरी के लिए जा रहा था, अपनी सीट A21 स्लीपर क्लास कोच S5 की तलाश में था। वो थोड़ा बेचैन था। ये उसकी पहली इतनी लंबी ट्रेन यात्रा थी जो 30 घंटे से अधिक चलने वाली थी। जैसे ही ट्रेन 12,541 गोरखपुर लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म पर सरकी, एक ठंडी हवा का झोंका आया और अविनाश को अपने जैकेट के बटन कसने पड़े। कोच S5 ट्रेन के लगभग बीच में था। अविनाश ने देखा कि उसका कोच बाकी कोचों से थोड़ा अलग लग रहा था। उसकी बाहरी परत पर कहीं कहीं जंग लगी हुई थी और खिड़कियों पर धूल की एक मोटी परत जमी थी, मानो इसे लंबे समय से इस्तेमाल न किया गया हो। क्या ये कोई पुराना कोच जोड़ दिया गया है? अविनाश ने मन ही मन सोचा। वो जैसे ही कोच के अंदर घुसा, एक अजीब सी सल्फर और सीलन की गंध ने उसका स्वागत किया। लाइटें धीमी जल रही थीं और गलियारा लगभग खाली था। अधिकतर बर्थ खाली थीं। उसकी बर्थ A21 एक साइड अपर बर्थ थी। नीचे एक अधेड़ उम्र की महिला बैठी थी, जिसने गहरे रंग की शॉल ओढ़ी हुई थी और उसका चेहरा लगभग छिपा हुआ था। सामने की बर्थ पर एक युवा जोड़ा था, जो आपस में धीमी आवाज में बात कर रहा था। नमस्ते, क्या ये S5 कोच है? अविनाश ने हिम्मत करके नीचे बैठी महिला से पूछा। महिला ने धीरे से ऊपर देखा। उसकी आंखें वे गहरी और भावहीन थीं। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी शॉल को और कसकर लपेट लिया। अविनाश को थोड़ा असहज महसूस हुआ, लेकिन उसने खुद को शांत किया और अपनी सीट पर चढ़ गया। ट्रेन ने एक लंबी उदास हॉर्न की आवाज के साथ अपनी यात्रा शुरू की। अध्याय 2 आधी रात की दस्तक। ट्रेन लखनऊ को पार करके आगे बढ़ चुकी थी। अविनाश ने सोने की कोशिश की, लेकिन अजीबोगरीब आवाजों से उसकी नींद बार बार टूट रही थी। एक पैरों की आहट। कोच का गलियारा लगभग खाली था, फिर भी उसे बार बार किसी के घिसटते हुए चलने की आवाज सुनाई दे रही थी। आवाज उसके पास आती और फिर दूर चली जाती, लेकिन वो कभी किसी को आते जाते नहीं देख पाया। 2 दबी हुई सिसकियां। रात के लगभग 2 बजे अविनाश ने अपनी बर्थ के नीचे से, यानी उसी अधेड़ उम्र की महिला की तरफ से धीमी दबी हुई सिसकियों की आवाज सुनी। ये रोने की आवाज कम, बल्कि किसी दर्दनाक आहट को दबाने की कोशिश ज्यादा लग रही थी। 3 कोच का तापमान। कोच के अंदर का तापमान असामान्य रूप से ठंडा था, भले ही खिड़कियां बंद थीं। अविनाश ने नीचे झांका। नीचे वाली महिला अभी भी शॉल ओढ़े बैठी थी, उसी स्थिर अजीब मुद्रा में। सामने वाले जोड़े को नींद आ चुकी थी। अविनाश ने डरते डरते अपनी टॉर्च जलाई और गलियारे की तरफ इशारा किया। कोने में शौचालय के पास उसे एक परछाई दिखी। ये एक इंसान की परछाई नहीं थी, ये लंबी, पतली और विकृत थी। अविनाश ने अपनी सांस रोक ली। जैसे ही उसने आंखें झपकी, परछाई गायब हो गई। वो खुद को समझा रहा था कि ये सिर्फ उसकी कल्पना है, लंबी यात्रा का तनाव है। तभी उसे अपनी बर्थ के निचले हिस्से पर, अपनी सीट A21 के पास 3 धीमी लेकिन स्पष्ट उंगलियों की दस्तक सुनाई दी। टक टक टक। ये दस्तक नीचे बैठी महिला की तरफ से नहीं आई थी। ये बर्थ के ठीक नीचे लकड़ी के पैनल के अंदर से आई थी। अविनाश का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने जल्दी से अपना फोन निकाला और टॉर्च जलाकर पैनल को छूने ही वाला था। तभी नीचे से वो भावहीन महिला खड़ी हुई। उसने एक पल के लिए अविनाश की तरफ देखा और इस बार उसकी आंखों में एक भीषण, सदियों पुरानी उदासी थी। वो महिला बिना कोई आवाज किए अविनाश की बर्थ के नीचे वाली खाली जगह को घूरते हुए धीमी गति से कोच के गलियारे में शौचालय की तरफ बढ़ गई। उसके कदमों में कोई आहट नहीं थी। वो महिला जब शौचालय के अंदर गई तो अविनाश ने दरवाजे के हैंडल को खुद ब खुद घूमते हुए देखा। कोई आवाज नहीं हुई। अविनाश अब पक्के तौर पर जानता था, इस ट्रेन में, इस कोच S5 में कुछ भयानक है। भाग 1 का संक्षिप्त निष्कर्ष, सस्पेंस का केंद्र। अविनाश अगली सुबह तक नींद और डर के बीच झूलता रहा। अगली सुबह जब वो उठा तो उसने देखा, वो अधेड़ उम्र की महिला वापस अपनी सीट पर नहीं आई थी। सामने बैठे युगल ने अविनाश को बताया कि उन्होंने पूरी रात किसी को भी महिला की सीट पर नहीं देखा।
जब अविनाश ने महिला के बारे में पूछा तो टिकट चेकर टीटीई ने रिकॉर्ड चेक किया और शांत आवाज में कहा, A22 बर्थ महिला की सीट पर कोई टिकट बुक नहीं है। यह बर्थ पूरी यात्रा के लिए खाली दिखाई जा रही है। अविनाश को अब इस बात पर यकीन हो गया कि उसने रात में जिसे देखा वो इंसान नहीं था। ये कोई ऐसी आत्मा थी जो कोच के अंदर के रहस्यमय दस्तक से जुड़ी हुई थी और जो शौचालय में गायब हो गई थी। भाग 2, कोच का रहस्य। अध्याय 3, इतिहास की फुसफुसाहट। सुबह के 8 बज रहे थे। ट्रेन मध्य प्रदेश के हरे भरे खेतों के बीच से गुजर रही थी, लेकिन अविनाश के दिल में डर की ठंडक अभी भी बनी हुई थी। टीटीई का यह कहना कि बर्थ A22 खाली थी उसके दिमाग को हिला चुका था। वो महिला, उसकी भावहीन आंखें और रात में बर्थ के नीचे से आने वाली रहस्यमय 3 दस्तकें, सब सच था। अविनाश ने नाश्ता करने से मना कर दिया और अपनी बर्थ पर बैठकर खुद को शांत करने की कोशिश की। सामने वाला युवा जोड़ा रवि और प्रिया, जो अब तक इन घटनाओं से अनजान थे, अविनाश की बेचैनी देखकर चिंतित हो गए। आप ठीक हैं अविनाश जी? आप रात भर सोए नहीं लग रहे, प्रिया ने नरमी से पूछा। अविनाश ने हिचकिचाते हुए पूरी कहानी बताने का फैसला किया। जैसे ही उसने खाली बर्थ पर बैठी महिला और पैनल से आने वाली दस्तक का जिक्र किया, रवि और प्रिया का चेहरा पीला पड़ गया। कल रात जब आप सो रहे थे, रवि ने फुसफुसाते हुए कहा, मैंने आधी रात को एक तेज भयानक गंध महसूस की थी। मुझे लगा कि शायद शौचालय से आ रही होगी, लेकिन अब मुझे लग रहा है वो सल्फर की गंध थी जो आपने भी बताई थी। प्रिया ने अपने मोबाइल पर कुछ सर्च किया। कोच S5 गोरखपुर LTT एक्सप्रेस। अचानक उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। अविनाश जी, मुझे कुछ मिला। यह बात बहुत पुरानी नहीं है। 6 साल पहले इसी ट्रेन के इसी रूट पर एक दुर्घटना हुई थी। एक मालगाड़ी से टक्कर हो गई थी। और अविनाश ने उत्सुकता से पूछा। खबरों के अनुसार सबसे ज्यादा क्षति स्लीपर कोच S5 को हुई थी। उस कोच में लगभग 15 लोग मारे गए थे। उनमें एक परिवार भी था, एक मां और उसकी छोटी बेटी, जो बर्थ A21 और A22 पर सफर कर रही थीं। सुनकर अविनाश के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी बर्थ A21 थी और जिस खाली बर्थ A22 पर उसने रात भर उस आत्मा को बैठे देखा था, वहां एक मां और उसकी बेटी की मौत हुई थी। लेकिन दस्तक? अविनाश बुदबुदाया। 3 दस्तकें क्यों? अध्याय 4, यात्री का अतीत। दोपहर हो चुकी थी। अविनाश, रवि और प्रिया अब एक टीम थे जो उस कोच के रहस्य को समझने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने ट्रेन के आखिरी छोर तक जाने का फैसला किया, ये देखने के लिए कि क्या किसी और को कुछ असामान्य लगा है। S5 कोच का अंत, S6 कोच के साथ जुड़ने वाला दरवाजा जंग खाया हुआ था और उस पर एक चेतावनी का स्टिकर लगा था, यूज कॉशन, डोर फॉल्टी। जैसे ही अविनाश ने दरवाजे को धक्का दिया, एक तेज धातुओं के रगड़ने की आवाज आई और दरवाजा खुल गया। S6 कोच सामान्य था, चहल पहल, बच्चों की आवाजें और विक्रेता। यह S5 के विपरीत था, जो सन्नाटे और ठंडक से भरा था। उन्होंने S6 में बैठे एक बूढ़े यात्री, जो नियमित रूप से इस रूट पर यात्रा करते थे, से बात की। बाबूजी, क्या आप S5 कोच के बारे में कुछ जानते हैं? रवि ने पूछा। बूढ़े व्यक्ति ने गहरी सांस ली। ओह, S5। हाँ, लोग उसे श्रापित कोच कहते हैं। रेलवे ने उसे बदलने की कोशिश की, लेकिन हर बार जब वे नए कोच लाते हैं तो उन्हें उसी कोच S5 के नंबर वाले डिब्बे को लगाना पड़ता है। कहते हैं कि उसमें मरने वाले शांति से विदा नहीं हुए। उन्होंने अविनाश की तरफ देखकर कहा, खासकर वो मां। वो अपने बच्चे को बचाने के लिए उस दुर्घटना के दौरान बर्थ के निचले पैनल के पास छिप गई थी, लेकिन वो और उसकी बेटी दोनों वहीं फंसकर मर गए। बूढ़े व्यक्ति ने रहस्यमय तरीके से अपनी आवाज और धीमी कर दी। मुझे ये भी याद है, कहते हैं कि उनकी बेटी मरने से पहले अपने पिता को संदेश देने के लिए बर्थ पैनल पर 3 बार दस्तक देती थी। यह उनकी सीक्रेट कोड लैंग्वेज थी, जिसका मतलब था, मैं ठीक हूं, मैं जाग रही हूं। अध्याय 5, आधी रात का समझौता। यह सुनकर अविनाश का दिल बैठ गया। 3 दस्तकें, वो बेटी अपनी मां के पास फंसी हुई थी और वो अभी भी शायद हर रात अपने पिता को मैं ठीक हूं का संदेश देने की कोशिश कर रही थी। अब वो जान गया था कि रात में उसे जो डरावनी परछाई दिखी थी और जिस महिला को उसने नीचे बैठे देखा था, वे उस मां और बेटी की अतृप्त आत्माएं थीं। रात हो चुकी थी। ट्रेन महाराष्ट्र की सीमा में प्रवेश कर रही थी। S5 कोच में एक बार फिर वही अजीब उदास खामोशी छा गई थी। अविनाश इस बार सोया नहीं। वो अपनी टॉर्च और एक छोटा सा डायरी का पन्ना लेकर बैठा था। रात के 2 बजे वही सल्फर और सीलन की गंध आई, वही घिसटते हुए चलने की आवाजें आईं। फिर नीचे वाली खाली बर्थ A22 पर
अंधेरे की एक आकृति धीरे धीरे बैठ गई, वो भावहीन आंखों वाली मां। अविनाश ने हिम्मत जुटाई। उसने धीरे से नीचे झांका। मां की आत्मा उसकी ओर देख रही थी। अविनाश ने कांपते हाथों से वो डायरी का पन्ना नीचे फेंक दिया। पन्ने पर लिखा था, बहन, मैं जानता हूं तुम कौन हो। तुम्हारी बेटी तुम्हें 3 बार दस्तक देकर बुला रही है। उसे पता है कि तुम यहीं हो। उसे शांति से जाने दो। मैं तुम्हारा संदेश मुंबई तक पहुंचा दूंगा। अविनाश ने आंखें बंद कर लीं और प्रार्थना करने लगा। कुछ देर के लिए कोच में सन्नाटा छा गया। फिर उसकी बर्थ A21 के नीचे के पैनल पर 3 धीमी लेकिन स्पष्ट दस्तकें आईं। टक टक टक। लेकिन इस बार वो मां की आत्मा पहले से ज्यादा भयानक दिख रही थी। वह खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर उदासी नहीं बल्कि गुस्सा और अस्वीकृति का भाव था। अविनाश की पीठ पर अचानक एक अत्यधिक ठंडी बर्फीली हवा महसूस हुई और फिर कोच के गलियारे में चारों तरफ से एक साथ कई दर्दनाक सिसकियों की आवाजें गूंजने लगीं, जैसे बहुत सी आत्माएं एक साथ रो रही हों। अविनाश ने महसूस किया कि वो मां नहीं चाहती कि वो संदेश किसी को दे और वो आत्मा चाहती है कि वो भी उसी कोच में फंस जाए। भाग 3, मुक्ति की सुबह। अध्याय 6, मां का क्रोध। रात के 2:30 बज चुके थे। कोच S5 में फैली सिसकियों और भयानक ठंड ने अविनाश को लगभग लकवाग्रस्त कर दिया था। मां की आत्मा, जो अब पूरी तरह से दृश्यमान थी, हालांकि थोड़ी धुंधली, उसके पास खड़ी थी। उसकी आंखें लाल हो रही थीं। तुम यहां क्यों हो? तुम्हें मेरे रहस्य में दखल नहीं देना चाहिए था। एक सूखी सरसराहट भरी आवाज अविनाश के कानों में गूंजी, जो सीधे उसके दिमाग में प्रवेश कर रही थी। अविनाश हिल नहीं सका। उसने अपनी जेब में रखा हनुमान चालीसा निकालने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। तभी नीचे बर्थ A22 के पास के पैनल से फिर से 3 बार दस्तक आई। टक टक टक। जैसे ही दस्तक हुई, मां की आत्मा अचानक बेचैन हो गई। उसका ध्यान अविनाश से हटकर नीचे पैनल की ओर गया। नहीं, तुम यहां नहीं हो। तुम शांत हो जाओ, मां की आत्मा ने गुस्से में फुसफुसाया। अविनाश को मौका मिल गया। उसने तेजी से अपने बैग से एक मोमबत्ती निकाली और उसे जलाया। वह जानता था कि आत्माओं के पास प्रकाश की शक्ति कम हो जाती है। जैसे ही मोमबत्ती जली, एक तेज लपट उठी और कोच में फैली भयानक ठंडक कुछ हद तक कम हुई। मां की आत्मा पीछे हट गई। उसके चेहरे पर दर्द का भाव था। अविनाश ने चिल्लाकर रवि और प्रिया को जगाने की कोशिश की, लेकिन वे दोनों अचेत अवस्था में लग रहे थे, जैसे किसी ने उनकी चेतना को अस्थायी रूप से रोक दिया हो। अविनाश ने मां की आत्मा को देखकर साहस जुटाया। तुम्हारी बेटी तुम्हें बुला रही है। तुम क्यों नहीं मानती कि तुम यहां नहीं हो और वो भी जा चुकी है? आत्मा की आवाज तेज हुई, लगभग एक चीख में बदल गई। मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। ये ट्रेन, ये कोच, ये हमें वापस ले जाएगा। वो अभी भी फंसी हुई है। अविनाश को समझ आ गया। दुर्घटना के सदमे में मां की आत्मा को अभी भी लगता था कि वे दुर्घटना स्थल पर फंसे हुए हैं और उनकी बेटी, जो 3 दस्तक दे रही थी, को बचाने के लिए उसे वहीं रहना होगा हमेशा के लिए। अध्याय 7, अंतिम कोड। सुबह होने में अभी भी घंटों बाकी थे। अविनाश जानता था कि अगर उसे बचना है तो उसे उस मां और बेटी दोनों को शांति दिलानी होगी। वो मोमबत्ती को अपने हाथ में कसकर पकड़े हुए धीरे से नीचे उतरा। मां की आत्मा उससे दूर शौचालय के पास खड़ी थी, क्रोधित और भ्रमित। अविनाश बर्थ A21 के नीचे झुक गया। जहां से दस्तक आ रही थी, वहां उसने अपनी उंगली से हल्की थपथपाहट की। उसने 4 बार दस्तक दी। टक 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 टक। ये कोड उसने खुद बनाया था। वह उम्मीद कर रहा था कि बेटी की आत्मा समझेगी कि यह कोई परिचित आवाज नहीं है। अंदर से एक पल का सन्नाटा छा गया। फिर अंदर की आत्मा ने जवाब दिया, फिर से 3 बार दस्तक। बेटी की आत्मा अभी भी अपने पिता के साथ संवाद करने की कोशिश कर रही थी, ये बताने की कोशिश कर रही थी कि वो ठीक है। अविनाश की आंखों में आंसू आ गए। उसने पैनल पर अपना कान लगाया और दबी हुई आवाज में फुसफुसाया, बेटी, तुम्हारे पिताजी ने मुझे भेजा है। उन्होंने कहा है कि तुम अब सुरक्षित हो। अब तुम अपनी मां के साथ बिना इस ट्रेन के घर जा सकती हो। अब तुम्हें इस दरवाजे की जरूरत नहीं है। उसने फिर से 3 बार दस्तक दी, लेकिन इस बार यह दस्तक छोड़ने का संकेत था। टक टक टक। इस बार कोई जवाब नहीं आया। पैनल के अंदर से जो ऊर्जा महसूस हो रही थी वो शांत हो गई। मां की आत्मा, जो ये सब देख रही थी, अचानक स्तब्ध रह गई। उसका क्रोध खत्म हो गया और उसकी आंखों में अविनाश ने अब केवल दर्द और भ्रम देखा। वह कहां चली गई? आत्मा ने धीरे से पूछा। अविनाश ने हिम्मत से जवाब दिया,
वह सुरक्षित है। अब तुम भी सुरक्षित हो। ये जगह, ये तुम्हारा घर नहीं है। अध्याय 8, मुक्ति की सुबह। ट्रेन ने अपने गंतव्य मुंबई से लगभग 100 किलोमीटर पहले कसारा घाट की चढ़ाई शुरू कर दी थी। बाहर की खिड़की से सुबह की पहली किरण कोच S5 में प्रवेश कर रही थी। जैसे ही सूर्य की पीली रोशनी कोच में फैली, मां की आत्मा ने प्रकाश की ओर देखा। उसके चेहरे पर अब भयानक भाव नहीं था, बल्कि एक गहरी शांति भरी मुस्कान थी। उसने अविनाश की ओर देखा। इस बार उसकी आंखें कृतज्ञता से भरी थीं। धन्यवाद यात्री, अब मैं अपनी बेटी के पास घर जा सकती हूं। एक अंतिम ठंडी हवा का झोंका आया। मां की आत्मा, जो थोड़ी देर पहले पूरी तरह से खड़ी थी, धीरे धीरे धुंधली होती गई और पूरी तरह से गायब हो गई। इसके साथ ही कोच S5 में फैली भयानक ठंडक और सल्फर की गंध भी अचानक खत्म हो गई। गलियारे में अब केवल सामान्य ट्रेन की आवाजें थीं। रवि और प्रिया, जो अब तक बेहोशी की हालत में थे, अचानक जाग उठे, जैसे किसी बुरे सपने से जागे हों। क्या हुआ? प्रिया ने घबराकर पूछा। अविनाश मुस्कुराया। सब ठीक है। वे चली गईं। सुबह 6:30 बजे ट्रेन लोकमान्य तिलक टर्मिनस LTT मुंबई स्टेशन पर रुकी। अविनाश, रवि और प्रिया बिना एक शब्द कहे S5 कोच से बाहर निकले। जैसे ही अविनाश प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ, उसने पीछे मुड़कर देखा। S5 कोच अब सामान्य लग रहा था। कोई जंग नहीं, कोई धुंधली खिड़की नहीं। यह सिर्फ एक कोच था, अपने अगले गंतव्य की प्रतीक्षा कर रहा था। लेकिन अविनाश जानता था कि उसने उस रात जो अनुभव किया, वो सिर्फ एक हॉरर कहानी नहीं थी। ये एक मां के अधूरे प्रेम और एक बेटी के अंतिम संदेश की कहानी थी, जिसे अंततः मुक्ति मिल गई थी। मुंबई में अपनी नई नौकरी की शुरुआत करने से पहले अविनाश ने सबसे पहले एक पुजारी को ढूंढा और उन 2 मृत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। उस ट्रेन का सफर गोरखपुर से मुंबई तक का अविनाश को जीवन भर याद रहेगा। ये सफर अब सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि डरावनी मुक्ति की कहानी बन चुका था। समाप्त। कैसा लगा आपको ये भयानक सफर? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा डरावना लगा। अगर आपके रोंगटे खड़े हुए हों तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही अनसुनी, रहस्यमय और डरावनी कहानियों के लिए अपने चैनल स्टोरी टेलिंग को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। हम फिर मिलेंगे अगली रात एक नए डर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए